Next, a woman in print. Lives and feelings of women began to be written in particularly vivid and intense ways. Women's reading, therefore, increased enormously in middle class homes. Conservative Hindu believed that a literate girl would be widowed, and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romanesque. In East Bengal in the early 19th century, Rasundari Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. Later, she wrote her autobiography, Amar Jivan, which was published in 1876. It was the first full-length autobiography published in the Bengal language. महिलाएं और मुद्रण. महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब छोटे छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजने लग गए। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की ज़रूरत को बार बार रेखांकित भी किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह दकियानी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। हमें उत्तर भारत के दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रससुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। सामाजिक सुधार और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कुतूहल तो था ही। Since social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions, while Urdu, Tamil, Bengali and Marathi print culture had developed, early Hindi printing began seriously only from the 1870s. सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी। कैलाशवासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती और जिनकी सेवा करती है वे ही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। 1880 के दशक में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा था। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्दी इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में भी पेश किया गया। इन द अर्ली 20th century, journals written for and sometimes
edited by women become extremely popular. Many of these were in the form of dialogues about the qualities of a good woman. By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs. Peddlers took the Batala publication to homes, enabling women to read them in their leisure time. 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती यानी लकड़ी की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई थी। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चुप चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदते थे। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या कदा संपन्न गांवों में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। From the 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्रिकाएं और गुटके छापे। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखकर छापकर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 9.8 प्रिंट एंड सेंसरशिप। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रिंट और प्रतिबंध। 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुट प्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल देते। By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom, and the company began encouraging publication of newspapers that were celebrate British rule. कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने लगे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदला। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। They reported all colonial misrule and encouraged nationalist activities. Attempts to throttle nationalist criticism provoked militant protest. 1907 में
क्रांतिकारियों ने काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। This led to his imprisonment in 1908, provoking in turn widespread protests all over India.